अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिस्टर कॉम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल पर। कॉम के साथ ऐसे नहीं चलेगा। आज हमारे पास आपके लिए बड़ी दिलचस्प तरीन खबरें हैं, लेकिन आगाज करेंगे हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान से। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि हमें अमेरिका से किसी इमदाद की जरूरत नहीं। आर्मी चीफ का यह ऐलान बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहा है पूरी दुनिया को। कहते हैं हम अमेरिका से एतमाद और अपनी कुर्बानियों का एतराफ चाहते हैं। ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी सफीर डेविड हेल से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में वाज़ेह पैगाम अमेरिका को यह दे दिया गया, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किए हैं कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की मदद कर रहा है, उनकी सरपरस्ती कर रहा है, पाकिस्तान उनकी आमाज का है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दहशतगर्दी की वजह से दी हैं, 70,000 से जायद पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। इस दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान को $100 अरब से जायद का नुकसान हो चुका है। इस दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान में जितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है, कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। और सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से यह बयान जारी करते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस है। अजीब मंतक है सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जबकि उनका अपना मुल्क इतनी मुश्किलात में है, उसकी उन्हें परवाह नहीं है। रोज वहां 3 औरतें गैरत के नाम पर मारी जाती हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। उनका बजटरी खसारा दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसकी उनको फिक्र नहीं है। वहां बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी उनको फिक्र नहीं है। अफगानिस्तान में वो अरबों हजारों अरबों डॉलर लगाकर नाकाम हो गए हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। फिक्र है पाकिस्तान की। ये वो स्क्रिप्ट है जो शायद पाकिस्तान के दुश्मन भारत की जानिब से आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी तो है ही नहीं। हम जानते हैं कि इससे पहले नाहल नवाज शरीफ काफी वक्त तक वजारत खारजा का कलमदान भी अपने पास रखे रहे, कोई वजीर ना रखा, जिसकी वजह से न पाकिस्तान लॉबिंग कर सका, न दुनिया में कश्मीर का मुद्दा उठा सका, न पाकिस्तान के असल हालात दुनिया को बता सका। लेकिन आज हम देखते हैं कि ख्वाजा साहब को वजीर खारजा लगाया गया है। ख्वाजा आसिफ, जो कि अब नाकाम तरीन वजीर खारजा कहलाएंगे, क्योंकि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमला हुआ पाकिस्तान पर, दहशतगर्दी का इल्जाम लगा, तब चीन ने जवाब दिया, तब दुनिया में बड़े बड़े लीडरों ने जवाब दिया। इमरान खान बोले, सिराजुल हक बोले, हमारे आजम खामोश रहे, कुछ ना बोले, कुछ उनको ना सूझी। बहुत देर से आके वजारत खारजा ने रात 12 बजे एक जवाब जारी किया, और वो जवाब तज़हीक आमेज था, ना मुकम्मल था, ना काफी था, और पाकिस्तानियों के एहसासात की तर्जुमानी नहीं कर रहा था, जो कि लाजिम व मफजूल है, जो कि इन पर लाजिम है कि ये पाकिस्तानियों की बात करें, लेकिन इन्होंने नहीं की। बात को आगे बढ़ाते हैं, और भी बहुत सारी खबरें हैं, आप तक पहुंचाएंगे। कैप्टन सफदर के हवाले से बड़ी दिलचस्प तरीन वीडियो हमारे पास, आपको दिखाएंगे, आप भी लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन पहले इनकी बातों पे नजर डालते हैं। नून लीग कर क्या रही है? नून लीग इस वक्त तसादुम और महाज आराई की जानिब गामजन है। आज जाती उम्रा में भी तमाम तर वुज़रा जमा हुए, तमाम तर वुज़रा ने हाजिरी भरी और सलूट मारा अपने नाअहल नवाज शरीफ को। मकसद क्या था आज मिलने का? ये सारा कुछ ड्रामा क्यों किया गया, ये भी आपको हम बताएंगे। 62-63 सादिक व अमीन का कानून, एक ऐसा कानून जिसने नवाज शरीफ को नाअहल किया, और हर करप्ट सियासतदान के ऊपर लटकती तलवार है ये कानून। ये वो वाहिद कानून है जिसकी वजह से हमारे मुल्क से लुटेरे और चोरों का खात्मा होने जा रहा है। हमारे ऐवानों से इन 2 नंबर सियासतदानों को निकाला जा रहा है, और इसके खिलाफ अब नून लीग आ खड़ी हुई है। नाअहल नवाज शरीफ को बचाने की तैयारियां हैं। नून लीग उस रास्ते पर गामजन है जिस पे सिर्फ तसादुम है। जाती उम्रा में साबिक वजीर आजम, नाअहल वजीर आजम की जेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। अंदाजा लगाइए कि पार्टी का नया सदर आ चुका है, लेकिन फिर भी नाअहल नवाज शरीफ की सदारत में इजलास हो रहा है। इजलास में नाअहल नवाज शरीफ की मुशावरती टीम मौजूद थी। टीम में कौन कौन? परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा हारिस, राना मकबूल, अमजद परवेज, जाहिद हामिद और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। और मकसद क्या? आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम का जायजा लिया जाए, और फैसला किया गया कि आईनी तरमीम सिर्फ 62(1)(f) में की जाएगी, जिससे नाअहली की मुद्दत का तयन किया जाएगा। यानी अब नून लीग ने यह तो मान लिया है कि नवाज शरीफ से ज्यादा नाअहल को हो नहीं सकता, लेकिन नाअहली की जो मुद्दत का तयन है उसको कम किया जाए, ताकि नाअहल नवाज शरीफ दोबारा एक दिहाई के बाद ही सही
वापस तो आए, इस वक्त उनका वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नाहिल नवाज शरीफ के मुशावरती इजलास ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है कि 62-63 में तरमीम की शदीद मुखालिफत करने वाली नून लीग आज क्यों इसकी ख्वाहिशमंद है। क्या आइन में तरमीम का ये इकदाम सिर्फ और सिर्फ नाहिल नवाज शरीफ की बहाली के लिए उठाया जा रहा है, जबकि ख्वाजा साद रफीक पहले ही कह चुके हैं कि आर्टिकल 62 और 63 को ना निकाला जाना हमारी नालायकी है। साद रफीक साहब कितनी नालायकियों का जिक्र करेंगे, ये तो एक बताइए। आपने पूरी लाइन लगी पड़ी है आपकी नालायकों की। आपने जितनी नालायकियां की हैं, इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया है, आप जब ऐवान में जाते हैं आपका काम होता है कानून साजी, ऐसे कानून बनाना जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, पर आप तो कानून बनाते हैं ना अहल को अहल करने के लिए। आप उस कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं जो वाहिद कानून इन चोरों, लुटेरों और इन डाकुओं को असेंबली से बाहर निकालता है, और आप कहते हैं कि इसी कानून को तब्दील कर दिया जाए। क्या नाअहली की मुद्दत तय हो जाने के बाद एक झूठा शख्स सादिक और अमीन हो जाएगा? साद रफीक साहब, नामुमकिन। नवाज शरीफ की नाअहली ताहयात है और रहेगी। इस पूरे मुद्दे के साथ आपको एक और चीज बताना इंतहाई जरूरी है, वो ये है कि नून लीग पैसे के जोर पर अपने चंद वकला के टोलों को जमा करके वकीलों का नाम इस्तेमाल कर रही है। शह सुर्खियां लगाई जा रही हैं कि वकला तंजीमें नून लीग के साथ खड़ी हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी जनरल आफ्ताब बाजवा ने इस हवाले से कहा है कि इस कन्वेंशन से ना तो किसी बार का ताल्लुक है और ना ही किसी अदालत का। एक सजा याफ्ता शख्स के लिए अदलिया की तौहीन की जा रही है। वकला और जजेस का तनाजा हमारे घर की बात है जिसे हम 1-2 दिन में हल कर लेंगे, और हमने लाहौर हाई कोर्ट में जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से भी खुद काम शुरू कर दिया है। और अगर कोई समझे कि हमारे घर की लड़ाई से फायदा उठा लेगा तो वो इस गलत फहमी का शिकार न रहे। वकला बरादरी का इस्तेमाल नून लीग पैसे के जोर पर चंद वकीलों को खड़ा करके अदलिया पर हमला करना चाहती है। ये दिखाना चाहती है कि कानूनी तौर पर जो फैसला उनके खिलाफ आया है वो गलत है। वाजे कर दें, ये पैसे के बल पे वो 2-4 वकील जरूर खरीद लेंगे, लेकिन ज्यादा कारामद साबित नहीं होंगे। झूठी शह सुर्खियां अखबारों में लगवा लेंगे, लेकिन आवाम को गुमराह नहीं कर पाएंगे। चाहे वो कितना ही नोट उड़ा लें, चाहे वो पाकिस्तान से कितना ही नोट चोरी कर लें, कौम उठ खड़ी हुई है। इसीलिए मिस्टर कौम आपको हकायक बता रहा है। लेकिन मसला इससे एक और बड़ा है। मुल्क की वजारतें संभालने वाले वफाकी वुज़रा मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। उनकी लिस्ट में एक ही प्रायोरिटी पे जिम्मेदारी है, एक ही जिम्मेदारी है जिसको वो तरजीह देते हैं, और वो है नाअहल नवाज शरीफ की जी हुजूरी। बाबू बन के खड़े हुए हैं उनके सामने, सलूट मार रहे हैं उनको, उनके पैर चूम रहे हैं, उनके हाथ चूम रहे हैं, जबकि इस चोर और लुटेरे का अंजाम अडियाला जेल है और कुछ भी नहीं। आपको बताएं, ये साद रफीक साहब बड़े खुल के बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसपे हर पाकिस्तानी को हैरत हो रही है, अचंभे का शिकार है। ये कहां से आ रही हैं ये बातें? कौन लिख रहा है ये स्क्रिप्ट? क्या इस वफाकी वजीर में कोई अकल है, शऊर है? क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जहालत के अलावा और कुछ झलक नहीं रहा। क्या कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। 70 साल में पहले पाकिस्तान में कभी नहीं की गई, और एक ऐसी तनख्वाह जो कभी मिली नहीं, उसकी बुनियाद पर हमें बहरहाल निकाल दिया गया, और ये वो फैसला है जिसे हमने तस्लीम नहीं किया, और यही वजह है कि हम रिव्यू पटिशन में गए। मगर किसी भी मरहले पर तमाम तरह एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात और जो हमारी शिकायत हैं, उनके बावजूद हमने ना तो अदालती अमल को से पीछे हटे उसमें हिस्सा लेने से, और ना मुतनाज़ा GIT जिसका तर्ज़ अमल डे 1 से कंट्रोवर्शियल था बल्कि जानिबदाराना था, और जिसकी रिपोर्ट जो है उसमें हमारे मौक़िफ़ को तो उन्होंने रजिस्टर नहीं किया, तो हमने उस GIT की भी तमाम प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन किया। ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब गए, वज़ीर आला पंजाब गए, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी और उनके साहबजादगान डार साहब, सब लोग वहाँ पे हाजिर होते रहे। रवैया ठीक नहीं था GIT का, तरीक़ाकार ठीक नहीं था, जो अदालती हुक्म था उसके मुताबिक लीड जनाब वाजिद ज़िया साहब ने करना था, लीड कोई और कर रहा था। सुना आपने साद रफीक ने क्या कहा? पहले कहते हैं कि तनख्वाह नहीं मिली, फिर भी निकाल दिया गया।
तनख्वाह को छोड़िए, मुनाफे की बात कीजिए। जो प्रॉफिट्स आप लेते आए हैं, जो प्रॉपर्टीज आप बनाते आए हैं, जो स्टील मिल आपकी बढ़ती जा रही है, ये सब वाजे है। नाहल नवाज शरीफ ने जो काला धन दुनिया से बनाया, छुपाया और फिर पाकिस्तान से लूटा, सब पकड़ा गया है। साद रफीक साहब, तनख्वाह की बातें छोड़ें, बात बहुत आगे निकल गई है। कहते हैं फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाहल कहा गया अदालत की जानिब से, तब तो नाहल नवाज शरीफ बड़ा खुल के बोल रहे थे कि ये इंसानों की बस्ती है, इसे हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे। आपके खिलाफ फैसला क्या आया? आप तैयार हो गए इसे हैवानों की बस्ती बनाने के लिए? साद रफीक साहब, अदलिया का फैसला आपको मानना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ख्वाजा साद रफीक साहब, आप झूठ तो ऐसे बोलते हैं कि फिर मुझे ख्वाजा आसिफ की बात याद आती है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप कहते हैं अदालती अमल से पीछे हटे और ना मुतनाज़ JIT में पेश होने से इनकार किया। आपको जितना वक्त JIT ने दिया, आपके रहनुमाओं ने, आपके सरबराहों ने JIT को क्या जवाब दिया? हमें याद नहीं, हमें पता नहीं, हम सोच के बताएंगे, हम देख के निकालेंगे, हम मशवरा करके आएंगे। आपके नवाज शरीफ ने, आपके हुसैन नवाज ने, आपके हसन नवाज ने, आपकी मरियम नवाज साहिबा ने कोई ठोस जवाब नहीं दिए, कोई ठोस शवाहिद नहीं दिए। सिर्फ बहाने बनाए, सिर्फ झूठ बोला, सिर्फ 2 नंबर काम किया आप लोगों ने। JIT को भी धोखा देने की बड़ी भरपूर कोशिश की, लेकिन हमारे सुपर 6 JIT ने ऐसा काम कर दिखाया कि पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। कहते हैं साद रफीक के JIT को लीड कोई और कर रहा था। ये बताएं, आपकी पार्टी का सदर कौन है? इजलास में कौन लीड कर रहा था? नाहल नवाज शरीफ या जो आपकी पार्टी का सदर है? आप जो चीज अपने घर पे लागू नहीं करते, दूसरों से कैसे उम्मीद रखते हैं कि वो अपने घर पे लागू करेगा? पहले आप खुद सही काम करें, फिर दूसरों पे उंगलियां उठाएं। जिनके घर शीशे के बने होते हैं साद रफीक, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। लेकिन हम जानते हैं कि वफाकी वुज़रा वजीर तब बनते हैं जब वो टीवी पर आकर बड़े से बड़ा झूठ बोलते हैं, अपने सरबराह का ऐसा दिफा करते हैं जैसे कि उनसे पारसा कोई है ही नहीं। अब देखिए अगला झूठ साद रफीक ने क्या बोला। अब एक ऐसा मरहला आ गया है और एक ऐसा फैसला किया गया है जिसमें ऊपर सिर्फ हमारे पास रिव्यू पिटीशन में जाने का हक है, जो एक तरह से अपील नहीं समझी जाती, और दूसरी तरफ नैब का कानून जिसे मुशर्रफ दौर में हम अपोज करते रहे हैं, जो इसका बनाने वाला था, जो इसका तख्लीककार था, कम अज़ कम उस बनाए हुए कानून के तहत ही हमें प्रोसीड करने दिया जाता, वो भी नहीं हुआ। और जितने मरहले, जिसकी तफसील वकील साहब बताएंगे, जितने मरहले बाकी लोगों को जो राइट मिलता है कि उनको छानबीन की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, सारे मरहले बाईपास कर दिए गए और बराह रास्त हुक्म है कि ये रेफरेंस बनाओ और इतने दिन के अंदर इसका फैसला करो। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये सवाल ज़रूर पैदा होता है और ये सवाल हम ज़रूर करेंगे और करते रहेंगे, और ये हमारा राइट है कि आखिर ये तमाम इम्तियाजी कवानीन या इम्तियाजी फैसले सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के लिए क्यों? नैब के कानून की मुखालिफत करते हैं। कानून साजी वो काम था जो आपको सबसे पहले MNA बनकर करना था। कानून साजी से तो आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेजिस्लेशन से तो आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप बात करते हैं कानून की। आज तक आपने कोई ऐसा कानून बनाया जिससे पाकिस्तानियों को फायदा हुआ हो? आज तक आपने ऐसी कोई कानून साजी की है जिसपे हम बोल सके कि हमें फख्र है कि नून लीग ने ऐसी कानून साजी की? नहीं साद रफीक, नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहते हैं कि बाकी लोगों को जो हक मिलता है वो हमें नहीं मिला। साद रफीक साहब, बाकी लोग लंदन में अपना इलाज नहीं कराते। साद रफीक साहब, बाकी लोग अपनी BMW और मर्सिडीज और करोड़ों की गाड़ियां मोटरसाइकिलों पर रजिस्टर नहीं कराते। साद रफीक साहब, बाकी लोगों को हक मिल जाता तो सबके 400 फ्लैट होते लंदन में। आप कहते हैं आपको हक नहीं मिला। हर रोज समाअत हुई आपके केस की, हर रोज अदालत उस्मा ने अपना कीमती वक्त आपको दिया। आप कहते हैं आपको वक्त नहीं मिला। JIT ने रोज आपको जवाब देने का वक्त दिया। आप कहते हैं आपको वक्त नहीं मिला। खुदा को मानिए साद रफीक साहब, झूठ बोलना अपने सरबराह की तरह छोड़ दीजिए, वरना आपके ऊपर भी नाअहली की तलवार लटक रही है। फिर आप भी जाएंगे सऊदी अरब या कहीं और कोई अकामा लेकर। आखिर में सवाल करते हैं कि सारे इम्तियाजी कवानीन के नवाज शरीफ के लिए हैं। आपको शर्म नहीं आती साद रफीक? आप किस घराने से ताल्लुक रखते हैं?
آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں قوانین کی جو صرف نواز شریف پر لاگو ہوتے ہیں. پورے پاکستانیوں کا حال دیکھیے, روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ترستے لوگوں کو دیکھیے, بے روزگاری کا حال دیکھیے, معیشت کا حال دیکھیے. آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ امتیازی قوانین ہو رہے ہیں. ارے سعد رفیق صاحب, ہوش کے ناخن لیجئے, عقل مندی کا فیصلہ کیجئے. آپ کی پارٹی تو ڈوبی, اپنی کشتی کو تو بچائیے. اب بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. ایک وزیر کے بعد دوسرے وزیر پہ آتے ہیں. یہ دوسرا وزیر ہے, اس کے بارے میں پوری قوم جانتی ہے کہ نون لیگ کا سب سے بڑا دہشت گرد یہ ہے. ماڈل ٹاؤن سانے میں سب سے زیادہ کلیدی کردار اس وزیر کا تھا جس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. رانا ثناء اللہ, آپ نے ہر اس قانون کی مخالفت کی جو آپ کے خلاف ہوا. اگر میاں صاحب کو یاد ہو تو یہ اور ان کے بھائی گیلانی صاحب کو عدلیہ سے نااہل قرار دلوانے کا صحرا اپنے سر سجاتے رہے کہ ہم نے ان کو نااہل قرار کروایا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں نواز شریف نے کھلے عام جلسوں میں یوسف رضا گیلانی سے مطالبہ کیا کہ پہلے کرسی چھوڑو اور حساب دو, اس میں کلیئر ہو جاؤ تو پھر واپس آؤ. اور جب عدالت نے یوسف رضا گیلانی کو ہٹا دیا تو سب سے زیادہ خوشی کے شادیاں مسلم لیگ نون نے بجائے آج اسی عدالت نے نواز شریف کو اس کے جرائم گنوائے تو نااہل قرار دے دیا اور ریفرنس دائر کرنے کا حکم بھی جاری کیا. اور اب آپ اس کے خلاف ہو گئے. آپ خلاف کیا ہوئے, آپ پوری عدلیہ کے خلاف ہو گئے, پاکستان کے اتنے بڑے ستون کے خلاف ہو گئے. قوم کے ساتھ ایسے نہیں چلے گا رانا ثناء اللہ. ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں رانا. میاں نواز شریف ایک پاپولر سیاسی قائد ہیں اور ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں پاکستانیوں کے سینٹیمنٹس ان کے ساتھ ہیں. کمٹمنٹ ہے, لوگوں کی ان سے محبت ہے, پیار ہے, سیاسی وابستگی ہے. اس لیے آئین میں درج بنیادی حقوق ان کو نہ دیا جانا یا آئین میں جو فیئر ٹرائل کا کنسیپٹ ہے اس کو ڈینائی کیا جانا جو ہے وہ ایک فرد کو نہیں بلکہ ان کروڑوں پاکستانیوں کو ڈینائل ہے جو اپنی وابستگی جو ہے وہ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک سیاسی قائد ہونے کے ناطے. نواز شریف پاپولر لیڈر ہے, کرپٹ ترین لوگوں میں پاپولر لیڈر ہے. رانا صاحب ذرا واضح کیجئے نا, تفصیل پوری بتائیے. پاپولر لیڈر ضرور ہے نواز شریف, لیکن پاپولر ان میں ہے جو کرپٹ ترین ہے, جو چور نمبر 1 ہے, جو لٹیرے نمبر 1 ہے, جن کا کام ہے ایک ہی, پاکستان کو توڑنا, تباہ کرنا اور اپنے محلات لندن میں اور دنیا بھر میں قائم کرنا. پھر کہتے ہیں کروڑوں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب پیار کرتے ہیں یا آپ دھاندلی کے ذریعے ووٹ ڈلوا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں, یا آپ پیسے دے کر ان کو جلسے جلوسوں میں جمع کر کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان سے پیار کرتے ہیں. خدارا رانا ثناء اللہ اپنی مونچھوں کی فکر چھوڑیے, اپنی زبان کی فکر کیجئے. آپ کی زبان تلوار سے زیادہ تیز ہو گئی ہے اور اب پاکستانیوں کو آپ کی زبان ذرہ برابر بھی پسند نہیں آ رہی. پر بات یہاں ختم نہیں ہوتی. رانا ثناء اللہ کی بے لگام زبان جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی ہے. اگلا جھوٹ بھی سنیے ان کا. میں اس اسپیکٹ میں نہیں جاؤں گا کہ انہوں نے ایک سیاسی قائد کے طور پہ جب وہ پاکستان میں 3 دفعہ وزیر اعظم اور 2 دفعہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر انہوں نے سرو کیا, انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کیا کام کیے. انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ ایٹمی قوت کے درجے پہ جو ہے وہ فائز کیا. لیکن یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ایک ایسا انکوائری آفیسر جس کی انکوائری شروع کرنے سے پہلے انکوائری کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے, تو اس انکوائری افسر کے سامنے پیش ہونے سے کیا حاصل ہوگا؟ ایک ایسی انویسٹیگیشن جس کا ابھی آغاز ہونا ہے, لیکن اس انویسٹیگیشن کے نتیجے کا اعلان پہلے ہی ہو چکا ہے. 3 دفعہ آپ کو دھکے مار کر نکالا گیا, پر آپ کو شرم تو آتی نہیں ہے.
एटमी प्रोग्राम का क्रेडिट अपने सर पे लेते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को लगता है आप भूल गए। जिसने असल में एटमी प्रोग्राम शुरू किया उसकी याद तो आपके पास है नहीं, क्योंकि आप तो हमेशा कहते हैं ना बिजली का बहरान खत्म हो जाएगा, मुल्क में बेहतरी आएगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। देख लिया हमने आपकी तरक्की, देख लिया हमने बिजली का बहरान। कहते हैं कि इंक्वायरी जिसका नतीजा पहले से पता हो उसके सामने आकर क्या फायदा। चोर मचाए शोर। मुस्लिम लीग नून की सियासत और आपके सारे मदारी तो इस वक्त वजीर बने बैठे हैं। नाहिल नवाज शरीफ सिर्फ शोर मचा रहे हैं। इस शोर से आपको नुकसान हो रहा है। जरा सोचिए समझिए, अपने नादान साथियों की बातों में ना आइए। खुद साख्ता जिलावतनी ही आपका बेहतरीन ऑप्शन है। भागिए भागिए, वैसे भी आप बच्चे को मार के भागे ही थे ना, फिर से भाग जाइए। यहाँ ले रहे हैं एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। कौम के साथ ऐसे नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम कौम के साथ ऐसे नहीं चलेगा। खुशामदीद कहेंगे आपको, कौम के साथ ऐसे नहीं चलेगा में कैप्टन सफदर पाकिस्तानी सियासत के मज़का खेज तरीन इंसान है। क्या कहते हैं इस पर हम बात करेंगे। कैप्टन सफदर नवाज शरीफ के दामाद से ज्यादा बेटे होने का सबूत देते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं उनका बेटा बन जाऊं किसी तरीके से, ताकि मुझे भी कुछ ज्यादा फ्लैट्स मिल जाएं लंदन में। लेकिन मौसूफ तारीख पाकिस्तान से भी मुकम्मल तौर पर लाइल्म है। नवाज शरीफ को माज़ल्ला अल्लाह का वली समझते हैं। जिस तरह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नवाज शरीफ को करिश्माती शख्सियत करार दिया है, नाजरीन आप खुद देखिए, फैसला कीजिए कि ऐसे शख्स की अकल को कितनी तोपों की सलामी दी जाए या कितने जूते मारे जाए। देखिए आप। 2008 में इलेक्शन तो एक पार्टी आती है, 2013 में आता है दूसरी आती है। उनके खिलाफ वक्त से पहले धरने शुरू हो जाते हैं, उनके खिलाफ वक्त से पहले साजिशें शुरू हो जाती हैं। क्या वो अवाम का वोट लेकर आए? आप इस पाकिस्तान को किसके हाथ में दोगे? अगर रहबर ही नहीं मिलेगा तो दरियाए नील कौन गुजारेगा? अगर कोई साहिब ईमान नहीं होगा तो वो कौम और उम्मत को कैसे आगे लेके जाएगा? और जिस शख्स ने 8 साल मदीना मुनव्वरा के अंदर झाड़ू लिया हो, नबी के दर से उठा ना हो, खुदा नवाज रहा है तुझे नवाज शरीफ। और ये इक़्तिदार इज्जत नहीं होते। इज्जत तो वो है आज जो नवाज शरीफ साहब अपने घर में बैठा 22 करोड़ अवाम उसके लिए दवाएं कर रहे हैं। माएँ बहनें तहज्जुद में उठ के नवाज शरीफ की सलामती की दुआएं कर रही हैं। नवाज शरीफ की सियासत के लिए आज लोग सड़कों पर हैं। कैप्टन सफदर ने जिस तरह नवाज शरीफ की शख्सियत का खाका बनाया है, इसके बाद तो नवाज शरीफ से लोगों को दम और दुरूद करवाना चाहिए, उनके पास दुआ के लिए जाना चाहिए। तो फिर नवाज शरीफ ये अदलिया और फौज मुखालिफ तकरीरें क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के वली को तो किसी के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। ये तो बड़े बड़े पंडाल में लाखों लोगों के सामने जो होते चंद 100 हैं, बोलते उन्हें लाखों हैं, खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं। नाअहली के बाद नवाज शरीफ को तो अल्लाह अल्लाह करना चाहिए था। आइन में तरमीम की कोशिश, अदलिया मुखालिफ मुहिम, फौज पर इल्जाम तराशियों के अंबार, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, ये सब नवाज शरीफ किसके लिए कर रहा है? आखिर ये सब क्यों कर रहा है नाहिल नवाज शरीफ? खुद कैप्टन सफदर नवाज शरीफ की कसीदा खानी में क्यों मसरूफ है? जवाब सिर्फ एक है और सिर्फ एक, वो है इक्तदार। इक्तदार का नशा नवाज शरीफ के सर पर चढ़कर बोल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इनका दूसरा मजाक। आपके वोट की ताकत जब मुतहद होगी, मजबूत होगी, तो ये पाकिस्तान आगे चलेगा। वरना 70 साल हमारे आबाओ अजदाद ने सरों पे सामान उठाया हुआ है, बैलगाड़ियों पे सफर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ है वो पाकिस्तान जिसके लिए हम निकले। हम बताएंगे वो पाकिस्तान कहाँ है, वो नवाज शरीफ साहब की हथेली पे। जिस हाथ को तुमने माजी में हथकड़ियां लगाई, जिसको अटक किले में भेजा, देख लो रब का फजल। नबी ने कहा आ जाओ नवाज शरीफ मेरे दर पे आ जाओ, बस आ जाओ। तुम्हें हाई जैकर बनाया, मैं गवाही दूंगा कि यह हाई जैकर नवाज शरीफ नहीं है। तुम्हें हेलीकॉप्टर केस में सजा दी, हम तुम्हें निकाल के लाएंगे। ये नबी का मौजज़ा वलियों की करामत हुई है और फिर मौजज़ा होने जा रहा है दोस्तों, फिर करामत होने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और कश्मीर भी नवाज शरीफ साहब के हाथ से आज़ाद होगा।
पाकिस्तान में जमहूरियत और निजाम जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, ये हर पाकिस्तानी जानता है। खतरा है तो सिर्फ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की करप्शन पर बात आ जाए या उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज हो जाए तो नून लीग पूरे पाकिस्तान का निजाम दरहम बरहम करने को तैयार हो जाती है, थुक्कम थुक्का और गुत्थम गुत्था हो जाती है। वोट की ताकत के जरिए नवाज शरीफ अगर इक्तदार में आए तो लूट मार का बाजार गर्म करने के लिए आए, और कोई उन्हें काम नहीं था। कौम की खिदमत उनकी तरजीहात में शामिल नहीं। आज पाकिस्तान का हर शहरी 1 लाख से ज्यादा रकम का मकरूज है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, मार्केट में नौकरियां नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, मुआशी हालत सही नहीं है। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। इसकी वजह है नवाज शरीफ। रोजाना करप्शन अरबों की जा रही है, लेकिन अगर नवाज शरीफ के पास इक्तदार है तो सब सही है और दूध की नहरें बह रही हैं, और अगर इक्तदार नहीं है तो फिर एक ही रास्ता है, वो है तसादुम, खून बहाना है, बच्चों को गाड़ियों के नीचे कुचलना है, अदलिया और पाक फौज पे हमले करना है, डॉन लीग्स जैसे प्रोपेगेंडा फैलाने हैं। इनका काम एक ही है, पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक। नवाज शरीफ को वलीउल्लाह का दर्जा देता है सफदर नवाज। कहते तो लोग उन्हें कैप्टन सफदर हैं, पर दिली ख्वाहिश यही है कि अब सफदर नवाज बोलना शुरू कर दें। पाकिस्तान कायदे आजम की मेहनत और काविशों का नतीजा है, और आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अगर वाज़ेह कमी आई है, अमन कायम हुआ है, तो ये पाक फौज की मेहनतों का सिला है, उनकी कुर्बानियों और शहादतों का नतीजा है। वरना नवाज शरीफ ने तो अपने दौरे हुकूमत में एक वजीर खारजा तक नहीं रखा, और आखिरी वक्त तक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करने के हक में रहे। खुद नवाज शरीफ ने जमहूरी हुकूमत गिराने में अपनी खिदमात पेश की हैं, और सिर्फ अपने मुफाद के लिए आज भी नून लीग आइन में तरमीम करने के लिए तैयार है और पूरी साजिशें कर रही है। कश्मीर अगर नवाज शरीफ के हाथ से ही आजाद होना होता तो नवाज शरीफ 30 साल तक किसी न किसी शक्ल में इक्तदार का हिस्सा रहे। मौजूदा दौरे हुकूमत में 4 सालों तक नवाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर के लिए कौन सा काबिल कदर काम किया, कौन सी दुनिया में आवाज उठाई, क्या कभी बात की मोदी के खिलाफ? नहीं। कुलभूषण यादव का नाम तक नहीं लिया अपनी जबान से। मोदी को साड़ियां भिजवाते रहे, जी हाँ, मोदी को साड़ियां भिजवाते रहे, जिंदाल को मरी की सैर करवाते रहे, और अपने ही मुल्क के इदारों से महज आराई में अब मसरूफ हैं। खुद की करप्शन, अपनी करप्शन और जराइम को छुपाने के लिए मोअज़्ज़िज़ अदलिया पर हमले कर रहे हैं। क्या ये नवाज शरीफ आजाद करवाएगा कश्मीर को, या फिर अपनी कुर्सी और इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान की कुर्बानी दे देगा? हम ऐसा हरगिज़ होने नहीं देंगे। आगे सुनिए कैप्टन सफदर या सफदर नवाज क्या फरमा रहे हैं। हमें सुना जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और नारे लोगों ने इस्लामाबाद से लाहौर तक इतने लगा दिए कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला की रूह को पैगाम दे दिया कि तुम्हारा पाकिस्तान आज भी नवाज शरीफ साहब की सूरत में महफूज हाथों के अंदर है। आज भी तुम्हारे पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाने वाले नवाज शरीफ पर 22 करोड़ अवाम का एतमाद है दोस्तों। और मैं खुरम को किस चीज की मुबारकबाद दी, आपने पूछा ही नहीं है। मैं खुरम को इस चीज की मुबारकबाद दे रहा हूं कि लाहौर डिवीजन के अंदर ये वकलात रात भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ 1 लाख रुकन जो है वो यूजिंग के बन चुके हैं इंशाअल्लाह। मैं कहता हूँ ये 1 लाख नौजवान जो मैंने सिर्फ लाहौर डिवीजन में तैयार किया है, ये मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों का मुकाबला करेगा। ये बातें सुनने के बाद कैप्टन बोलने का दिल नहीं चाहता, सफदर कहेंगे हमें से। सफदर ने एक बार फिर कौम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की। सफदर ये भूल गया कि ये उनके नाना और दादा के जमाने का दौर नहीं कि वो लोगों को बाआसानी बेवकूफ बना ले और लोग उनकी बातों में आ जाएं। नवाज शरीफ का नाम सुनकर ही कायदे आजम की रूह को तकलीफ पहुंच रही होगी कि किस चोर और डाकू के हाथ में मेरा बनाया हुआ ये पाक वतन आ गया है, जिसने दिहाइयों से मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है, जिसके खानदान ने सिर्फ पैसा बनाने के लिए पूरे मुल्क को कर्जों में डुबो दिया। तो सियासत में आया तो खाली हाथ था, लेकिन आज उसके लंदन में अरबों डॉलर के फ्लैट्स, उसके अलावा दुनिया के कई मुमालिक में महल्लात मौजूद हैं।
सियासत को कारोबार समझने वाले इस खानदान से जब सवाल किया गया कि इक्तदार में रहकर जो पैसे बनाए उनका जवाब तो दो, तो इस खानदान ने पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को, कौमी सलामती के इदारों को मुश्किल में डालने के लिए तैयारियां कर ली हैं और हमले शुरू कर दिए हैं। एक नाअहल शख्स को बचाने के लिए आईन और कानून को यरगमाल बनाने की साजिशें की जा रही हैं। ये है वो नाअहल नवाज शरीफ, जिसका नाम सुनकर ही कायद आजम समेत तमाम तहरीक पाकिस्तान के कायदीन की रूहें शर्मिंदा हो जाती हैं। और ये जो 1 लाख नौजवान अपने तैयार किए हैं, किसके लिए है, क्यों तैयार किए हैं, क्या चाहता है ये इन नौजवानों से? यकीनन नून की सियासत, नून की तारीख, नवाज शरीफ की आदत तसादुम की है। ये तसादुम पाकिस्तान में अब नहीं होने देंगे। हर पाकिस्तानी उठ खड़ा होगा इस तसादुम को रोकने के लिए। नाअहल नवाज शरीफ, हमला करने का इरादा रखते हो, वकला को भड़का रहे हो, इदारों के दरमियान तसादुम चाहते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। ये है वो साजिश जो नून लीग दोबारा करने जा रही है, किसी दूसरे अंदाज में। पहले भी उन्होंने अदलिया पर हमला किया था, आज भी उनका मुकम्मल तौर पर यही इरादा है। सफदर ने मजीद क्या कहा, गौर से सुनिएगा। और जिसके लिए 7.5 लोग शहीद हो गए, हमारी बहनों के सरों से दुपट्टे छिन गए, बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवाह होगी, ये पाकिस्तान तब बना। अब 6 लोग जिनका कोई लोहा से ताल्लुक ही नहीं है, फौज ने 2 ब्रिगेडियर भेजे जो सुपरसीडेड ब्रिगेडियर थे, जिनको फौज ब्रिगेड से डिव नहीं दे रही, कहते हैं कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम डिव कमांड कर सको। वो इस काबिल हो गए कि 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को नाअहल करवाने के लिए अपनी रिपोर्ट लिख रहे। ये तो वकलाज रात खड़े हैं। ये तो ऐसे ही हुआ कि जो सिविल जज को पेश होने वाला वकील था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उसका सर्टिफिकेट किसी ने चेक नहीं किया। कंपाउंडर जो होता है हॉस्पिटल में, उसको बाईपास सर्जरी के लिए खड़ा कर दिया। दोस्तों, ये 6 लोगों ने इस मुल्क की तकदीर का एक फैसला लिखा, और कसम खुदा की बावजूद खड़ा हूं, आज उनको कह दो सफा नंबर फलाना, वॉल्यूम नंबर 1 पे क्या तुमने लिखा, उनको नहीं पता। इसलिए उनको नहीं पता कि ये रिपोर्ट उन्होंने नहीं लिखी, ये लिखी लिखाई रिपोर्ट थी। उनको सिर्फ इतना काम किया कि कंधे पे रखो तो सुप्रीम कोर्ट की ट्रॉली पे अंदर ले जाओ। मियां सफदर, पाकिस्तान बनाने के लिए 7.5 लोगों ने कुर्बानी नहीं दी थी। आंखें खोलो, दिमाग खोलो और फिर सोच समझ कर बोलो, क्योंकि इस वक्त तुम बोल नहीं रहे, तुम इस वक्त सिर्फ एक साजिश कर रहे हो। याद रखो, पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की थी, जिनमें हमारी माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान शामिल हैं। आप न ही तारीख पाकिस्तान से वाकिफ हैं और न ही आपको तहरीक आजादी का मतलब मालूम है। आपकी तो पूरी कोशिश यही है कि अगर चीन में भी कोई तरक्की याफ्ता काम हो तो उसे भी आप किसी ना किसी तरीके से नाअहल नवाज शरीफ से मुंसलिक कर दें। कौम इतनी बेवकूफ नहीं सफदर मियां। नवाज शरीफ आपके लीडर और रहनुमा हो सकते हैं, लेकिन 22 करोड़ अवाम ने उनको वोट दिया, और नहीं 22 करोड़ अवाम उनको अपना रहनुमा मानती है। जितने लोग आप सरकारी वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल करके इकट्ठा कर सकें, उससे ज्यादा लोग फुटबॉल मैच में अपने पैसों से टिकट खरीद कर जाते हैं। आपकी हुकूमत है और आप ही ऑपोजिशन बन बैठे हैं। आज आपके मुताबिक पाकिस्तान नवाज शरीफ की नाअहली के बाद पस्ती का शिकार है, पस्ती की तरफ जा रहा है। तो हुकूमत में आप हैं, आपकी पार्टी के तमाम इजलास की सदारत आज भी वही नाअहल शख्स कर रहा है। तो फिर मुल्क में मौजूद बहरानों का रोना आप क्यों रो रहे हैं? इतने मासूम बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इतनी जाहिल बातें किसको सुना रहे हैं? किसे? नाअहल नवाज शरीफ को ना, यकीनन, क्योंकि पूरी कौम जानती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपको बेटा बनने का शौक है। कैप्टन सफदर बनना चाहता है सफदर नवाज, लेकिन बन बैठा है सफदर भोलू। जी हाँ, इन बहरानों का हल तलाश कीजिए जो आपने पैदा किए हैं, लेकिन आपके लिए बहरान सिर्फ नवाज शरीफ की नाअहली है। वो बहाल हो जाए तो मुल्क की हालत सुधर जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन भोलू सफदर, आपकी हरकतें इस कदर मजे का खेज हैं कि हर इंसान देख के उन्हें लोट पोट हो जाता है। अब आप अगली वीडियो देखिए और देखिए इनकी हरकतें और रोकिए अपनी हंसी।
क्योंकि उसे रोकना तो नामुमकिन होगा। मिस्टर कॉम और बोल का एक ही मकसद है, ये झूठ को झूठ और सच को सच बोलना है, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना है और पाकिस्तान के हीरोज को सबके सामने ला खड़ा करना है। हम बात करेंगे अब उन सितारों की जो हमारे दरमियान तो नहीं, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। मैं बात कर रहा हूं ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेटर वसीम राजा की, जिनकी आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के साबिक मायानाज ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेटर वसीम हसन राजा की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वसीम हसन राजा 3 जुलाई 1952 को मुल्तान में पैदा हुए थे। बाएं हाथ के जारहाना बैट्समैन और लेग ब्रेक गुगली बॉलर वसीम हसन राजा ने 1973 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। वसीम राजा बतौर ऑलराउंडर पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक असासे की हैसियत रखते थे। Wasim Raja using his feet and lofting into the gap. 57 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वसीम राजा ने मजमूई तौर पर 2821 रन स्कोर किए, जिनमें 4 सेंचुरियां और 18 निस्फ सेंचुरियां शामिल थीं। This time he goes in the mid-wicket area, very high. Good piece of timing from Wasim Raja. इसके अलावा उन्होंने अपने लेग स्पिन की बदौलत 51 विकेटें भी हासिल की। वसीम हसन राजा बकिंघम शायर में क्रिकेट मैच खेलते हुए 23 अगस्त 2006 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए, मगर अपने बद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है। मिस्टर कॉम ये जानता है कि अगर इस कौम के लिए सबसे मुश्किल काम है तो वो है मुस्कुराना। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है कि आपके होठों पर मुस्कुराहट बिखेर दें। इसीलिए हम कहते हैं, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। क्या हुआ? खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, डिग्री नहीं है, नौकरी नहीं है, कफन भी नहीं है, और दो शेर को वोट। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। और इसी के साथ मिस्टर कॉम को इजाजत दीजिए। कल इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। देखना ना भूलिएगा अगला प्रोग्राम टॉप 5 आमिर जिया के साथ। अल्लाह हाफिज।